हेलो दोस्तों, वेलकम टू मैराथन जीकेजीएस। मैं चंदन कुमार एक बार फिर से आपके सामने। दोस्तों, आज है 4 सितंबर 2020 और आज हम लोग इस वीडियो में 4 सितंबर 2020 से संबंधित सभी करंट अफेयर्स को विथ डिटेल देखने वाले हैं। अगर दोस्तों आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि एक भी महत्वपूर्ण टॉपिक आपसे ना छूटे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर की क्लास को। 4 सितंबर 2020 करंट अफेयर्स। आज की पहली प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्रीय कर्मचारियों को कवर करने के लिए किस कार्यक्रम की शुरुआत करने की मंजूरी दी है? जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्रीय कर्मचारियों को कवर करने की एक कार्यक्रम शुरू कर दी है, जिसके लिए आपके पास ऑप्शन है मिशन कर्मयोगी, सुरक्षित कर्मचारी, मिशन सुरक्षा या स्वास्थ्य मित्र कार्यक्रम। इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, मिशन कर्मयोगी। जी हाँ दोस्तों, मिशन कर्मयोगी की शुरुआत अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने की है, इसकी मंजूरी दे दी है। ये होता क्या है दोस्तों, इसको देखिए अगर हम, तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मिशन कर्मयोगी राष्ट्रीय सिविल सेवा क्षमता विकास कार्यक्रम, जिसको हम NPCSCB कहते हैं, इसको शुरू करने की मंजूरी दे दी है। दोस्तों NPCSCB का फुल फॉर्म देखिए अगर, तो नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग, ये इसका फुल फॉर्म होता है। इस कार्यक्रम से जो IAS IPS जो हाई रैंक के कर्मचारी हैं उनको इनसे ज़्यादा फायदा होने वाला है जो सिविल सर्विसेज में काम कर रहे हैं। दोस्तों इस कार्यक्रम के अंतर्गत तकरीबन 46 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को कवर करने के लिए 2020-21 से लेकर के 2024-25 तक 5 वर्षों की अवधि के दौरान इनके ऊपर 510.86 करोड़ रुपया खर्च किए जाएंगे। दोस्तों इस कार्यक्रम को प्रधानमंत्री की मानव संसाधन परिषद के द्वारा संचालित किया जाएगा और इसे एकत्रित करने के लिए, इसे और बेहतर ढंग से कार्यान्वित करने के लिए एक ऑनलाइन प्रशिक्षण आई गॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म की भी शुरुआत करने की घोषणा कर दी गई है। तो इस प्रश्न से संबंधित इतने सारे पॉइंट को याद रखना है। कर्मचारियों को कवर करने के लिए कितने रुपयों का बजट है, ये महत्वपूर्ण पॉइंट हो सकता है आपके लिए। तो 510.86 करोड़। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 2 है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने गंदगी भारत छोड़ो अभियान शुरू किया है? दोस्तों इस प्रश्न को देखने के बाद आपको गांधी जी का आंदोलन जो याद आ गया होगा, भारत छोड़ो आंदोलन, ये चला है गंदगी भारत छोड़ो। जी हाँ दोस्तों, इसकी शुरुआत की है ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश की सरकार ने। मध्य प्रदेश सरकार ने 15 दिनों तक का ये कैंपेन चलाया था, अभियान चलाया था, जो 16 अगस्त से 30 अगस्त के बीच चला था। और इसके तहत जो मध्य प्रदेश है उसमें गंदगी को भगाने की बड़े स्तर पर एक मुहिम छेड़ी गई थी। दोस्तों अभियान के तहत तकरीबन 7108 बस्तियों में जागरूकता अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस अभियान में मध्य प्रदेश के तकरीबन 378 नगरीय इकाइयों के लगभग 35 लाख लोगों ने हिस्सा लिया था। कितने दोस्तों? लगभग 35 लाख लोगों ने इस कैंपेन में पार्टिसिपेट किया था। इस अभियान को दोस्तों 5 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया था। पहला था स्वच्छता शपथ, दूसरा था शहरी अपशिष्ट उत्सर्जन में निरंतर कमी, तीसरा था कोविड स्थितियों में स्वच्छता, चौथा था घरों के कचरों का पृथक्करण का मतलब होता है कि गीला कचरा सूखा कचरा इस तरह से अलग करना, और पांचवा था सार्वजनिक स्थानों के लिए एक विशेष स्वच्छता अभियान शुरू करना। तो इस तरह से 5 चरणों में डिवाइड किया गया। यह कैंपेन बड़े ही सफलतापूर्वक मध्य प्रदेश में हुआ था 15 दिनों के लिए। अगर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात करें तो शिवराज सिंह चौहान है और यहाँ के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं, जिनको अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। ये यूपी की भी गवर्नर है। मध्य प्रदेश के बारे में आपको मैं कुछ लाइन बता दूं दोस्तों कि मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहा जाता है, मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश भी कहा जाता है, और भारत में सबसे ज्यादा बाघों की संख्या अगर देखो आप तो मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में कान्हा नेशनल पार्क है, पेंच नेशनल पार्क है। तो ये सारे फैक्ट मध्य प्रदेश से संबंधित आप याद कर लीजिए। चलते हैं दोस्तों तीसरे नंबर प्रश्न में। क्वेश्चन है, नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? जी हाँ दोस्तों, यह पद अभी तक महिलाओं से वंचित था। इस पद पर कोई महिला नहीं चुनी गई थी। पहली बार महिला को चुन लिया गया। कौन है वो? ऑप्शन है आपके पास सोमा मंडल, गीता गोपीनाथ, स्नेहलता श्रीवास्तव या उषा पाढ़े। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। उषा पाढ़े को नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो की पहली महिला निदेशक के रूप में चुन लिया गया है। अगर हम बात करें दोस्तों तो उषा पाढ़े को इस पद का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है। ठीक है, अतिरिक्त कार्यभार मतलब परमानेंटली नहीं चुनी गई, फिर भी इस पद पर आने वाली ये पहली महिला बनी है। दोस्तों ये
जो ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी है, ये क्या है, क्यों आया था, अगर हम इसकी बात करें तो 10 सितंबर 1976 को इंडियन एयरलाइंस के विमान का अपहरण होने पर गठित पांडे समिति ने, किस समिति दोस्तों, इस समिति का नाम याद रखना, पांडे समिति की सिफारिश पर लगभग जनवरी 1978 में नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो यानी ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी की स्थापना विमानन महानिदेशक में एक प्रकोष्ठ, एक ब्रांच के रूप में की गई थी, एक चेंबर के रूप में की गई थी। ठीक है, तो ये इसलिए किया गया था कि जो एयरलाइंस होते हैं उनको हर तरह से सुरक्षा मुहैया कराया जाए। जून 1985 में दोस्तों कनिष्का हादसे के परिणाम स्वरूप 1 अप्रैल 1987 को नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो को विमानन मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वतंत्र विभाग के रूप में मान्यता प्रदान किया गया था। तो इस तरह से ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी अपने अस्तित्व में आया था। दोस्तों इसका काम क्या है, तो राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, घरेलू उड़ानों पर जो नागरिक उन्हें सुरक्षा है, ये सुरक्षा के संदर्भ में हर मानकों, हर प्रतिक्रियाओं को निर्धारण करना, उसका अनुरक्षण करना और नागर विमानन जो विमान है उसकी सुरक्षा का मुख्य दायित्व जो है वो ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी के ऊपर ही होता है, जिसकी अध्यक्ष कौन बनी है दोस्तों, उषा पांडे। दोस्तों ये हैं उषा पांडे, आप इनको देख सकते हो, ये हैं उषा पांडे जी, इन्हीं को चुना गया है अभी अध्यक्ष के रूप में। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, अच्छा अगले प्रश्न जाने से पहले कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट आपको मैं बता दूं। ये जो उषा पांडे जी हैं ये नागरिक उड्डयन मंत्रालय में अभी संयुक्त सचिव के पद पर कार्यरत हैं और इनको अतिरिक्त प्रभार ये दिया गया है और इस पद पर बनने वाली ये पहली महिला बन गई, ये मैंने आपको पहले बता दिया है। इन्होंने किनका स्थान लिया है, तो इन्होंने लिया है राकेश अस्थाना जी का स्थान। ये राकेश अस्थाना कौन है दोस्तों, बिल्कुल पिछले दिन जो मैंने आपको बताया था कि राकेश अस्थाना को सीमा सुरक्षा बल BSF के महानिदेशक के रूप में अपॉइंट कर लिया गया था 17 अगस्त को, उसी वजह से ये पद खाली हो गया था जिन पर अभी उषा पांडे जी को नियुक्त किया गया है अतिरिक्त रूप प्रभार के रूप में। तो आई होप ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में आ गए होंगे। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है चौथा नंबर प्रश्न दोस्तों कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान क्या रहा है। जी हाँ दोस्तों, इस इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है, आपके पास ऑप्शन है 82 है, 84 है, 48 है या 52 है। तो दोस्तों इसमें भारत रहा है ऑप्शन नंबर सी 48वें स्थान पर, 48th रैंक इस बार भारत की आई है और 4 अंकों की सुधार भारत ने की है इसमें। चलिए दोस्तों, इसे हम हिंदी में कहते हैं वैश्विक नवाचार सूचकांक, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। इसमें भारत 48th रैंक पर आया है और पहली बार दोस्तों भारत जो है वो शीर्ष 50 देशों के समूह में शामिल हुआ है, अंदर 15 पहली बार भारत इस रैंक में आया है। पिछली साल 2019 की जो रैंकिंग आई थी उसमें ये 52 रैंक पर था, तो 4 अंकों का बेहतरीन सुधार हुआ है भारत के रैंकिंग में। दोस्तों अगर हम बात करें तो मध्य और दक्षिणी एशियाई जितने भी देश हैं उन सभी देशों में भारत इस बार शीर्ष पर रहा है। मध्य एशिया, दक्षिण एशिया कौन से देश हो सकते हैं, तो जैसे कजाकिस्तान है, तजाकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, तो इन सब देशों से टॉप शीर्ष पे जो रहा वो कौन सा है, तो भारत रहा है। दोस्तों अगर हम टॉप 5 कंट्रीज की बात करें इस इंडेक्स में रैंकिंग की, तो सबसे पहले स्थान पर स्विट्जरलैंड जो 66.08% अंकों के साथ है। दूसरे स्थान पर स्वीडन है, तीसरे पर संयुक्त राज्य अमेरिका है, चौथे पर यूनाइटेड किंगडम है, पांचवें पर नीदरलैंड है और आपका भारत, हमारा भारत 48 रैंक पर है। तो ये टॉप 5 आप ध्यान में रखना, खासकर जो फर्स्ट वाला है यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स आया उसमें पहले स्थान पर कौन है, तो ये है स्विट्जरलैंड। अगर स्विट्जरलैंड की राजधानी की बात करें तो जल्दी से बता दो, बर्न इसकी राजधानी है, याद रखेंगे आप। चलते हैं नंबर 5, हाल ही में वन नेशन वन कार्ड योजना को कौन सा केंद्र शासित प्रदेश जो है वो लागू किया है, या आप यह कह सकते हो कि केंद्र शासित प्रदेश इस योजना में शामिल हुआ है। तो आपके पास ऑप्शन है जम्मू कश्मीर और लद्दाख, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार, पुदुचेरी और चंडीगढ़ और लद्दाख और लक्षद्वीप। इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, लद्दाख और लक्षद्वीप अभी हाल ही में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना में शामिल होने वाला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। दोस्तों वन राशन वन नेशन कार्ड होता क्या है, इसको अगर हम समझें तो पहले तो ये देख लो कि लद्दाख और लक्षद्वीप इस राशन कार्ड योजना में आ गया है, शामिल हो गया है और अब तक की कुल 26 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जो है वो इस योजना से जुड़ चुके हैं। दोस्तों इस योजना की जो शुरुआत है वो 1 अगस्त 2019, सॉरी यहाँ पर गलती मिस्टेक, टाइपिंग मिस्टेक है दोस्तों, यहाँ पर आप 2019 कर लेंगे, ठीक है 2019।
1 अगस्त 2019 से देश के 4 राज्य महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और गुजरात में वन नेशन वन राशन कार्ड का ट्रायल शुरू हुआ था। आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों कि वन नेशन वन राशन कार्ड कितने राज्यों में शुरू किया गया था, तो 4, महाराष्ट्र, आंध्र, तेलंगाना और गुजरात में। शेष राज्यों को कहा गया इस योजना के द्वारा सरकार के द्वारा कि मार्च 2021 तक हम एकीकृत कर लेंगे, जोड़ लेंगे। ठीक है, अगर हम बात करें कि लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी आप उप गवर्नर भी कह सकते हो, कहाँ के, लद्दाख के, तो लद्दाख के उप गवर्नर है अभी राधा कृष्ण माथुर। ये पहले उप गवर्नर दोस्तों, क्योंकि लद्दाख भारत का नया केंद्र शासित प्रदेश बना था 31 अक्टूबर 2019 को। ठीक है, तो ये पहले बने थे राधा कृष्ण माथुर। लद्दाख की कैपिटल देखें तो लेह और कारगिल में इसकी कैपिटल है। लक्षद्वीप की राजधानी देखें तो कावारती है और लक्षद्वीप के प्रशासक कौन है अभी, तो दिनेश्वर शर्मा अभी लक्षद्वीप के प्रशासक के रूप में कार्य कर रहे हैं। दोस्तों आपको बता दूं कि लद्दाख और जम्मू कश्मीर को भारत का केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था 31 अक्टूबर 2019 को। अब जिन राज्यों में केंद्र शासित प्रदेश हो या राज्य हो जहां पर ये योजना अभी तक लागू नहीं हुई है, उनमें दोस्तों पश्चिम बंगाल, दिल्ली, तमिलनाडु, असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, चंडीगढ़, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार और छत्तीसगढ़ शामिल है। इन जगहों पर अभी तक वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को शामिल नहीं किया गया है। फिलहाल अगर हम देखें तो देश में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत 81 करोड़ लाभार्थी हो चुके हैं, यानी इस मिशन से इतने सारे लोगों को फायदा पहुंच रहा है। दोस्तों ये है क्या राशन कार्ड योजना, तो देखें तो याद रखें कि इस योजना में जो भी लाभार्थी हैं वो एक ही राशन कार्ड से अपने कोटे का राशन देश के किसी भी सरकारी दुकान से ले सकता है। वही है वन नेशन वन राशन कार्ड। मतलब अगर आप बिहार से हो तो आप अगर उत्तर प्रदेश में भी हो, आप अगर आंध्र प्रदेश में भी हो, तो वहां से भी सरकारी जो राशन की दुकानें हैं वहां पर अपने कार्ड पर ये राशन उठा सकते हो, खरीद सकते हो। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट है, खासकर उन तबकों के लिए जो नौकरी पेशा में, जिनका ट्रांसफर हर 2 महीने, 4 महीने, 6 महीना, साल भर पे होते रहता है डिफरेंट स्टेट्स में, विभिन्न शहरों में, तो ये इनको बहुत फायदा पहुंचेगा। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन में। इससे पहले एक पॉइंट और देख लीजिए कि आंध्र प्रदेश, बिहार, दादरा नगर हवेली, दमन दीव, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, केरला, लद्दाख, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में कुल 65 करोड़ से अधिक लाभार्थी को इसके तहत, यानी आप कहो तो कुल आबादी का 80% जो है इस योजना के माध्यम से सब्सिडी दिए जा रहे हैं और ये इनका फायदा उठा रहे हैं। मतलब यह कहो कि इतने राज्यों में इस योजना को लागू किया जा चुका है। अब चलते दोस्तों अगले प्रश्न में, जो हमारा 6ठा नंबर प्रश्न है कि विद्युत क्षेत्र में पूरे देश के लिए ग्रीन टर्म अहेड मार्केट GTAM का शुभारंभ अभी हाल ही में किसने किया है, तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, राजकुमार सिंह ने इसका शुरुआत किया। अभी केंद्रीय विद्युत तथा नवीनीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री हैं अभी राजकुमार सिंह जी, स्वतंत्र प्रभार में। इन्होंने ग्रीन टर्म अहेड मार्केट की शुरुआत भारत में अभी की है। दोस्तों अगर हम बात करें तो ये है, आप इनको देख सकते हैं, ये हैं आपके राजकुमार सिंह जी जो अभी मंत्री हैं स्वतंत्र प्रभार के। ठीक है, इनका नाम देख लीजिए, इनको फोटो में पहचान लीजिए, याद हो जाएगा आपको। अब चलते हैं आगे दोस्तों। अगर हम बात करें तो ये जो एनर्जी है, जो ये योजना शुरू किया गया, इसमें होगा क्या, तो रिन्यूएबल एनर्जी जो RE है इसके खरीदारों को लाभ मिलेगा और भारत सरकार का जो लक्ष्य है कि 2022 तक 175 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी की क्षमता को प्राप्त करना है, इसमें यह कैंपेन जो है वो मदद करेगी। तो ये याद रखना है आपको। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों कि हाल ही में किस रेलवे बोर्ड का नया CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त किया गया है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, VK यादव जी को। इनको अभी रेलवे बोर्ड का CEO अपॉइंट कर दिया गया है। दोस्तों अगर हम बात करें तो सरकार ने रेलवे बोर्ड के वर्तमान चेयरमैन, ये अभी चेयरपर्सन भी है रेलवे बोर्ड के, VK यादव, इनको रेलवे बोर्ड का मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्ति के लिए मंजूरी दे दी गई है। अगर हम बात करें VK यादव जी का, तो ये हैं VK यादव जी, आप इन्हें देख लीजिए, इनको पहचान लीजिए, VK यादव। आगे देखते हैं अगले प्रश्न पे। तो रेलवे के जो 8 विंग्स हैं उनको मिलाकर के एक सेंट्रल सर्विस बनाने का काम भी चल रहा है दोस्तों, जिसे इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस IRMS
नाम दिया गया। ठीक है, 8 विंग्स को मिलाकर के एक सर्विस बनाया जाएगा। और इंडियन रेलवे मेडिकल सर्विस का नाम बदल करके इंडियन रेलवे हेल्थ सर्विस भी किया जाएगा, इस पर भी कार्य चल रहा है, तो ये भी ध्यान में रखेंगे आप। चलते हैं अगले नंबर 8वें नंबर क्वेश्चन पे। अच्छा, रेल मंत्री कौन है? अभी तो पीयूष गोयल जी हैं, ये मैंने आपको बहुत बार बताया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है कि किसने हाल ही में जल नायक अपनी कहानी बताएं यानी वाटर हीरोज शेयर योर स्टोरीज प्रतियोगिता की शुरुआत की है? जी हाँ दोस्तों, ये एक बहुत ही अपने आप में एक अद्भुत जो है ये कैंपेन शुरू किया गया, प्रतियोगिता शुरू की गई है और इसे शुरू किया है दोस्तों जल शक्ति मंत्रालय। ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा इसे शुरू किया गया है और इसमें कहा गया है कि जो भी व्यक्ति वाटर से जुड़े हुए लेख हों या कोई ऐसे वीडियोज हो जो बना के भेज सकते हैं, तो हर महीने सरकार जो है वो 10 लोगों का चयन करेगी और उनको 10,000 रुपया और एक सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। तो याद रखना है, जल शक्ति मंत्रालय ने इसकी शुरुआत की है और इसका उद्देश्य जल संरक्षण एवं प्रबंधन के प्रति लोगों के बीच जागरूकता फैलाना। जल शक्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री हैं रतन लाल कटारिया। ठीक है दोस्तों, इसमें गजेंद्र सिंह शेखावत से कंफ्यूज मत होना। गजेंद्र सिंह शेखावत जो यहाँ से कैबिनेट मंत्री हैं जल शक्ति के, तो जल शक्ति मंत्री अगर पूछे तो गजेंद्र सिंह शेखावत याद रखना है। जल शक्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री पूछे तो रतन लाल कटारिया याद रखना है। तो चलते दोस्तों, वाटर हीरोज शेयर योर स्टोरीज, ये जल शक्ति मंत्रालय याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों 9वां नंबर, एम्बुलेंस चलाने वाली भारत की पहली महिला ड्राइवर कौन बन गई है? जी हाँ दोस्तों, अब एम्बुलेंस चलाने में भी महिलाएं पीछे नहीं रही, हर एक सेक्टर में महिलाएं उभर कर सामने आ रही हैं और ये पहली महिला बनी है दोस्तों एम वीर लक्ष्मी। नाम में ही वीर लगा हुआ है तो जोड़ लेना है, कंफ्यूजन नहीं देना है। एम वीर लक्ष्मी, इन्होंने भारत में महिला एम्बुलेंस ड्राइवर के रूप में अपना प्रसिद्धि बना ली है। दोस्तों इसे तमिलनाडु सरकार ने अपॉइंट किया है इनको एम्बुलेंस ड्राइवर के रूप में। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि भारत के किस राज्य में महिला ड्राइवर को अपॉइंट किया गया है? दोस्तों बिल्कुल ये देख लीजिए, ये हैं एम वीर लक्ष्मी जिनको अपॉइंट किया गया है अभी एम्बुलेंस के ड्राइवर के रूप में। और जो तमिलनाडु सरकार है उन्होंने अभी 108 एम्बुलेंस को, बहुत सारे एम्बुलेंसों को मंजूरी दी है और इसी 108 एम्बुलेंस के ड्राइवर के रूप में एम वीर लक्ष्मी को नियुक्त किया गया है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री की बात करें तो के पलानीस्वामी है और राज्यपाल देंगे तो बनवारी लाल पुरोहित है। इसकी राजधानी क्या है दोस्तों? तो चेन्नई इसकी राजधानी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 10 पे कि नेशनल एनर्जी लीडर एंड एक्सीलेंस एनर्जी एफिशिएंट यूनिट पुरस्कार हाल ही में किसे दिया गया है? आपके पास ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, जयप्रकाश नारायण अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय हवाई अड्डा। इसका सही जवाब है दोस्तों राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। चलिए दोस्तों बताइए राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? जल्दी से कमेंट में बताइएगा। तो दोस्तों याद रखना, राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा को इस बार ऊर्जा प्रबंधन में उत्कृष्टता के लिए 21वां राष्ट्रीय पुरस्कारों में नेशनल एनर्जी लीडर एंड एक्सीलेंस एनर्जी एफिशिएंट यूनिट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये भी याद रखना, ये दोस्तों हैदराबाद राजीव गांधी एयरपोर्ट की फोटो है, इसको आप देख सकते हो। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें तो राजीव गांधी जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है ये कनेक्टलेस ई पार्किंग वाला पहला भारत का हवाई अड्डा भी बना है, तो इसको भी ध्यान में रखेंगे। और जैसा कि मैंने पूछा था कि राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस शहर में है, तो आप जरूर बताएंगे। अगर ध्यान से सुना होगा तो मैंने बता भी दिया है इस वीडियोज में आपको कि कहाँ है ये। फिलहाल चलते हैं 11वें नंबर क्वेश्चन के ऊपर। भारत और रूस के बीच होने वाले किस युद्ध अभ्यास को इस बार बंगाल के खाड़ी में ट्रांसफर कर दिया गया है? यानी अब ये बंगाल की खाड़ी में आयोजित होने वाला है, पहले यहाँ नहीं होने वाला था। चलिए ऑप्शन है संप्रति युद्ध अभ्यास, गरुड़ युद्ध अभ्यास, इंद्र युद्ध अभ्यास या हरिमऊ युद्ध अभ्यास। जी दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, इंद्र युद्ध अभ्यास, जो भारत और रूस के बीच में होता है, इंडिया और रशिया के बीच में होता है। इसे इस बार बंगाल की खाड़ी में आयोजित किया जाएगा। दोस्तों इस युद्ध अभ्यास को इससे पहले जो है वो रूस के व्लादिवोस्तोक में आयोजित किया जाना था, लेकिन किसी कारणवश इसे वहां नहीं किया गया है। अच्छा, ये जो भारत और रूस के बीच जो इंद्र युद्ध अभ्यास होता है ये 4 से 5 सितंबर यानी आज और कल जो है बंगाल की खाड़ी में आयोजित किया जाएगा। कुछ युद्ध अभ्यास देख लो। इंद्रधनुष युद्ध अभ्यास जो भारत और ब्रिटेन के बीच वायु सेनाओं के बीच होता है, ये गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में आयोजित किया गया था। हैंड इन हैंड, ये बहुत पूछता है एग्जाम में दोस्तों, ये भारत और चीन के बीच में एक मिलिट्री एक्सरसाइज
एक्सरसाइज है जो मेघालय में आयोजित किया गया इस बार। तो इस तरह से कुछ युद्ध अभ्यास को भी ध्यान में जरूर याद रखेंगे आप, ताकि क्वेश्चन एग्जाम में ना छूटे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO की बैठक इस वर्ष कहां आयोजित की जाएगी? जी हाँ दोस्तों, इसमें भाग लेने के लिए हमारे देश से एक बड़े ही प्रसिद्ध नेता भी निकल चुके हैं 3 दिवसीय यात्रा पर। जी हाँ दोस्तों, इसको किया जा रहा है इस बार रूस में। ऑप्शन नंबर बी याद रखना, संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो बैठक ये कहाँ होगी इस बार? रूस में होगी। और इसमें भारत की ओर से भाग लेने के लिए निकले हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जो 3 दिवसीय अपने रूस की यात्रा पर गए हैं। दोस्तों अगर हम CSO की बात करें तो 1996 में चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, तजाकिस्तान इन नेताओं के द्वारा जो है 1996 में CSO की स्थापना की गई थी। लेकिन एक थोड़ा सा मेन फैक्ट यहाँ, अभी ये CSO नहीं बना था। 2001 में, कब दोस्तों? 2001 में जब उज्बेकिस्तान इसमें शामिल हुआ, तब जाके इसकी एक रियल एस्टैब्लिशमेंट जो है ये मानी जाती है, जिसमें उज्बेकिस्तान 2001 में शामिल हुआ था। भारत और पाकिस्तान को 2017 में इसका सदस्य बनाया गया था। इसके मुख्यालय की बात करें तो बीजिंग चीन में है, और महासचिव सेक्रेटरी जनरल कौन है अभी? तो व्लादिमीर नोरोब इसके अभी सेक्रेटरी जनरल है। तो ये याद हो जाना चाहिए। चलिए दोस्तों, ये इस वीडियो का आखिरी प्रश्न था। इसके बाद आज की वीडियो हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। ये 4 सितंबर से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स थे उसकी कंप्लीट वीडियोस आप तक पहुंच गई। चलिए दोस्तों, अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो 5 तारीख की वीडियोस पे हम लोग मिलेंगे, और 5 तारीख से संबंधित जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर उसको देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो, आपको लाभप्रद लग रहा हो, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। चलिए दोस्तों, अपना ख्याल रखें, ध्यान रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक धन्यवाद, थैंक यू।